हेलो माय यूट्यूब फैमिली। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आइए अब कहानी की ओर चलते हैं। ध्रुति काव्यांश एपिसोड 21। अब नेक्स्ट। चिल्लाने की आवाज सुन सब दरवाजे की तरफ बढ़ गए। महल के सामने एक औरत जो थोड़ी बूढ़ी थी वो हाथ जोड़कर ध्रुति को बुला रही थी। हुकुम रानी साहब, हमारी बच्ची की जान बचा लीजिए, नहीं तो वो दरिंदा उसे कहीं का नहीं छोड़ेगा। हमारी मदद कीजिए। उसकी ऐसी बातें सुन रही उसके पास जाने लगी तो कामेश ने उसे पकड़ लिया और महल की सीढ़ी पे खड़ा होकर उससे पूछा, क्या बात है, ठीक से बताओ। वो औरत, हुकुम साहब, हमारे बच्चे की जान खतरे में है, उसे बचा लीजिए। वो राजा विशाल का बेटा उसे अपने साथ ले गया है। विशाल के बेटे का जिक्र सुनते ही कावेश का खून खौल गया। ध्यान, राधेश और आरुष ने मीनाक्षी जी को देखा, जैसे पूछ रहे हो, ये वही है ना जिसके कारण माँ के साथ वो सब हुआ। मीनाक्षी जी ने उन तीनों को देखकर हाँ में सर हिलाया। तभी उन्हें कावेश की रौबदार आवाज सुनाई पड़ी, राका, गाड़ी निकालो। इतना कहकर कावेश ने महल के दरवाजे पर लगी तलवार खींच कर निकाली। ध्यांश ने उसे देख कहा, पापा हम भी आपके साथ चलेंगे। कावेश ने एक नजर उसे देखा और आगे बढ़ गया। ध्यांश, राधे, आयुष भी दूसरी गाड़ी में बैठ वहां से कावेश के साथ चले गए। उनके जाते ही रावी भी जाने लगी। उसे जाता देख कावेरी ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, जय तू कट्ठे चली। रावी कावेरी को देख बोली, हमें बाबा साहब को लड़ते हुए देखना है। रावी की बात सुन कावेरी ने उसे घूर कर देखा। द्रुति उसकी बात सुनी तो एक बार के लिए कांप गई और उसने थोड़े तेज आवाज में कहा, नहीं, तुम वहां नहीं जाओगी, समझ आया। अब चलो अंदर, तुम दोनों के लिए खाना लगा देते हैं। द्रुति की बात सुन ध्रुविका बोली, नहीं माँ, हम साथ में ही खाएंगे। वैसे बड़ी माँ, बड़े बाबा साहब ने आपको रोका क्यों? रावी ने कुछ सोचते हुए ध्रुति से पूछा तो कायरा बोली, वो इसलिए क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर कोई आपके पास सिर्फ मदद के लिए आए। हो सकता है वो हमारे दुश्मन भी हो। दूसरी ओर एक लड़का लड़की को जबरदस्ती जीप में बैठा कर ले जा रहा था। उस जिप के पीछे और एक जिप थी। वो लड़की उस लड़के से छूटने के लिए झटपटाने लगी। कुछ ही सेकंड में उस जिप के साथ दो कार उसके आजू बाजू चलने लगे। उस लड़के ने जब ये देखा तो उसने अपने जिप की स्पीड बढ़ा दी। ये देख कावेश ने अपनी गर्दन थोड़ी टेढ़ी की और उस जिप के टायर पर गोली चला दी। ये होते ही वो जिप एक आवाज के साथ टेढ़ी चलते हुए एक जगह रुक गई। राधेश और राका ने एक साथ उस जिप के सामने अपनी गाड़ियां रोक दी। गाड़ी रुकते ही सब गाड़ी से बाहर निकले। विशाल का बेटा कुशल ने जब कावेश को देखा तो उसका चेहरा एकदम से गुस्से से लाल हो गया और उसने उस लड़के को घसीटते हुए गाड़ी से निकाल दिया। कावेश ने उसे बिना देखे ही कहा, छोड़ उस लड़के को। कुशल गुस्से में बोला, पहले बाप के काम में टांग अड़ाई और अब मेरे नहीं छोड़ूंगा, क्या कर लोगे? कुशल को कावेश की इस लहजे से बात करता देख ध्यान को बहुत गुस्सा आया। उसकी हरी आंखें अब लाल होने लगी थी। उसने आगे जाकर कुशल के गर्दन पर जोर से पकड़ लिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को भी समझ नहीं आया। ध्यान की पकड़ कुशल के गर्दन पर मजबूत थी, जिस कारण उसकी पकड़ उस लड़के पर से ढीली हो गई। ये महसूस कर वो लड़के जल्दी से कुशल से दूर हो गई। आरुष ने उस लड़के को गाड़ी में बैठने को कहा तो वो लड़की चुपचाप गाड़ी के पास जाकर खड़ी हो गई। कामेश ने धांश को देखकर कहा, छोड़ दे उसको, लड़की ठीक है, चल अब। उसकी बात सुन धांश ने उसे और कसकर पकड़ा और गुस्से में बोला, फिर कभी मेरे पापा से इस लहजे में बात की ना तो काट के रख दूंगा। इतना कहकर ध्यान ने उसे छोड़ दिया। उसके छोड़ते ही कुशल जोर जोर से खांसने लगा। जब वो थोड़ा रिलैक्स हुआ तब उसने हंसते हुए कहा, तेरे बाप को तो इसके सिवा कुछ आता नहीं और तू भी वही है। मेरी एक बात याद रख, हर बार हीरो ही जीतता आया है ना, इस बार विलन तू होगा और हीरो मैं।
मेरी माँ को विधवा किया, मेरे सर से मेरे बाप का साया उठा दिया, किसी को नहीं छोड़ूंगा। तेरी माँ भी विधवा होगी, तेरा बाप भी मरेगा। उसकी बात सुन कावश और ध्यान जोर जोर से हंसने लगे और खुशल को देख बोले, हम जरा खामोश क्या हुए? नादान कुत्ते भी आज शोर मचाने लगे। कुत्तों के भौंकने से शेर डरा नहीं करते, दहाड़ तो शेरों की होती है। जिसे सुन कुत्ते भी भौंकने बंद कर देते हैं। तो पागल कुत्ता होगा, लेकिन हम भी पागल शेर के सरताज हैं। काविश और ध्यान के मुंह से एक साथ ये निकला था, जिसे सुन सब हैरान हो गए। इस वक्त ध्यान बिल्कुल काविश के कार्बन कॉपी लग रहा था। चेहरे पर वही गुस्सा, वही तेज और रॉब उन दोनों का बोलने का स्टाइल, जैसे वो दोनों नहीं एक ही हो। सबको ऐसे देख काविश के चेहरे पर सनक भरी स्माइल आ गई और वो ध्यान को देखते हुए बोला, मेरे सन की इश्क की निशानी है वो, मेरा और मेरे इश्क का अंश, वो मुझसे अलग कैसे हो सकता है? नकुल उन दोनों की बात सुन थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर वो आने नहीं दी। लेकिन काविश वो कैसे बच सकता है? उसे देख काविश ने एक डेविल स्माइल दी और गाड़ी में बैठते हुए बोला, सुधर जा, नहीं तो हम तुम्हें सुधार देंगे, वो भी सुध सहित। काविश को गाड़ी में बैठता देख राका जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और वहां से निकल गया। उनके जाते ही ध्यांश भी गाड़ी में बैठ गया और ध्यांश के पास राधेश बैठ गया। ड्राइविंग सीट पर आरुष बैठ गया और उसके पास वाली सीट पर वो लड़के बैठ गए। आरुष ने गाड़ी सीधा महल की ओर घुमाई। थोड़ी देर बाद सब गाड़ियां महल के बाहर आकर रुक गई। सब गाड़ी से उतर गए। वो लड़के जैसे ही गाड़ी से उतरे, उसकी नजर एक बेंच पर गई जहां पर वो बूढ़ी औरत बैठी थी। वो लड़के दौड़ते हुए उस औरत के पास गई और धीरे से बोली, दादी। उस औरत ने जैसे ही उस लड़के को सही सलामत देखा, उसने कसकर उसे गले लग रो पड़ी और उसके पूरे चेहरे पर किस करते हुए बोली, मारी बच्ची, तू ठीक है ना? उस लड़की ने भी रोते हुए कहा, हाँ दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो बूढ़ी औरत जाकर कावेश के पैरों के पास बैठकर उसके पैरों को छूने वाली थी कि कावेश ने उसे पकड़कर सीधा खड़ा किया। उस औरत ने हाथ जोड़ते हुए कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हुकुम साहब, आपने मेरी बेटी की लाज बचा ली। काविश उन्हें देख कहा, नहीं काकी, ये तो हमारा फर्ज था। हम हुकुम साहब सिर्फ नाम के लिए नहीं है, आप सबकी रक्षा करना मेरा धर्म है, इसलिए ऐसा करके आप हमें शर्मिंदा मत कीजिए। त्रुति जल्दी से उस लड़की के पास आई और बोली, तुम ठीक हो ना बेटा? उस लड़की ने ध्रुति की बात पर कहा, जी हुक्मरान साहब, हम ठीक हैं। उस बूढ़ी औरत ने उन सबको देख प्रणाम किया और अपने पोते के साथ वहां से चली गई। उसके जाने के बाद सब महल चले गए। रावी चहकते हुए राधेश से बोली, भाई कैसा था सीन, बताइए ना, क्या किया बड़े बाबा ने उसके साथ? दैश ने उसके सर पर चपत लगाते हुए कहा, कितना बोलती है आप रावी, आपका मुंह नहीं दुखता इतना बातें करके? रावी ने अपने सर को सहलाते हुए कहा, हमें आपकी तरह टैक्स थोड़ी लगता है बोलने पर, इसलिए हम बेफिक्र होकर बातें करते हैं। रावी की बात पर आरुष ने उसके पीठ पर हल्के से मुक्का मारा और बोला, नौटंकी कही की, बस पूरा दिन चटर पटर करती रहती है। आरुष के इसे मारने पर रावी को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके पीछे उसे मारने के लिए दौड़ते हैं। उसके ऐसी ही मस्ती चल रही थी कि ध्रुति ने उन सबको रोकते हुए कहा, चलो बच्चों, जल्दी से खाना खाने के लिए आ जाओ। ध्रुति की आवाज सुन सब अच्छे बच्चों की तरह जाकर खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। ध्रुति, कायरा और कावेरी सबको खाना परोस रही थी। आज वो कावेश को पूरी तरह से इग्नोर कर रहे थे। मैडम गुस्सा जो थी। ध्रुति जब कावेश के पास आई तो कावेश ने धीरे से उसके कान में कहा, आप मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हो, आप हमेशा ही ऐसे मुस्कुराया करो, मजा आता है हमें आपको सताने में, मगर आप रूठ कर मान भी जाया करो।
उसकी बात पर धृति कुछ नहीं बोली और आगे बढ़कर ध्यांश को खाना देने लगी। सबका खाना हो जाने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए। रात का वक्त। कावंश धृति को अपने बाहों में लिए बालकनी में बैठा था। दोनों का भी ध्यान चांद की तरफ था। धृति एक टक चांद को देख रही थी। अब ये उनका रोज का हो गया था। वो दोनों खाना खाने के बाद थोड़ी देर बालकनी में बैठ जाते थे और उस खामोश रात में बंजारन का गाना सुनते थे। कावेश ने ध्रुति को एक टक चांद को देखकर कहा, क्या सोच रही है आप हुकुमरानी साहब? ध्रुति उसके बात सुन उसके सीने लग कर कहती है, पता नहीं हुकुम साहब, दिल बहुत बेचैन है, जैसे कुछ होने वाला है। इतने सालों बाद फिर से वही बेचैनी। कावेश ने उसे कसकर पकड़ते हुए कहा, सब ठीक है हुकुमरानी साहब। ध्रुति ने उसे देखते हुए कहा, कल हम मंदिर जाएंगे सबके साथ, आप भी आएंगे? कावेश ने उसके गर्दन पर होठ चलाते हुए कहा, जैसे आपकी मर्जी हुकुमरानी साहब। ध्रुति कावेश के छूने से सिहर रही थी। कावेश उसे देख कहा, क्या बात है, आज भी हमारे छूने का असर है? ध्रुति ने वैसे ही कावेश के सीने से लग कहा, साल बीते हैं, मोहब्बत नहीं, वो तो अभी बहुत है आपसे। जैसलमेर। आरव अपने बालकनी में लेटकर चांद को देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। अचानक ही उसके सामने एक खूबसूरत से चेहरे की एक झलक आई और उसने चांद को देखते हुए कहा, मासूम सी सूरत तेरी दिल में उतर गई है। भूल जाऊं कैसे मैं तुझे, तू मुझे हर जगह नजर आती है। आरव ये बोल हल्का सा मुस्कुरा दिया। आरव की मुस्कान देख वहां कोई था जिसके दिल में उसकी मुस्कान देख सुकून मिल रहा था। जयपुर। सुबह का वक्त। ध्रुति ने सबको कह दिया था कि आज सब मंदिर जा रहे हैं, इसलिए सब तैयार होकर मंदिर के लिए निकल गए। घर में सिर्फ दादाजी और दादी जी थी। अब उनकी उम्र हो गई थी, जिस कारण वो ज्यादातर महल में ही रहते थे। अंबिकेश्वर महादेव मंदिर। सबकी गाड़ियां आकर मंदिर के बाहर रुक गई। सब गाड़ियों से बाहर आए। अभी तक बाहर थोड़ा बहुत उजाला था। सबने जाकर महादेव का आशीर्वाद लिया और आरती के लिए खड़े हो गए। वह एक लड़की वीणा लिए बैठी थी। उसके सर पर चुनरी थी, जिस कारण उसका चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा था। पंडित जी ने आरती की थाल ध्रुति और कावेश के हाथ में दी और उन्हें आरती शुरू करने के लिए कह दिया। ध्रुति ने भजन गाने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोला, उसके कान में एकदम मीठी सी आवाज पड़ी, जिस कारण ध्रुति ने अपना मुंह बंद करके उसका भजन सुनने लगी। साचा तेरा नाम, साचा तेरा नाम, तेरा नाम, तू ही बनाए बिगड़े काम, साचा तेरा नाम, साचा तेरा नाम। उस लड़की की आवाज तो बहुत मधुर थी। वो इतने मन लगाकर गा रही थी जैसे भगवान से अपने दिल का दर्द बयां कर रही हो, जो उसके आवाज में साफ साफ महसूस हो रहा था। दैंश उस लड़की की आवाज ध्यान से सुन रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन उसकी आवाज सुन दैंश के दिल की धड़कनें भी उस भजन के साथ ही बज रही थी। उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। वो बस एक बार उसका चेहरा देखना चाहता था, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वो उसे देख नहीं पा रहा था। जैसे ही भजन हुआ, उस लड़के ने वीणा को प्रणाम किया और उससे साइड में रख दिया और उठकर खड़ी हो गई। ध्रुति उसके पास गई और बोली, बहुत मीठा गाती हो बच्ची। उस लड़के ने ध्रुति को देखा और उसे प्रणाम करते हुए कहा, प्रणाम हुकुमरानी साहब। ध्रुति ने उसके गालों को थपथपाया और कावेश के साथ आगे बढ़ गई। ध्रुति के प्यार को देख उस लड़के की आंखें नम हो गई। उसने भगवान का आशीर्वाद लिया और अपने चेहरे को ढक कर वहां से जाने लगी।
ध्यांश जो उसे कब से देखने के लिए बेचैन हुआ जा रहा था, अब उसे गुस्सा आने लगा था कि क्यों वो उस लड़के का चेहरा नहीं देख पा रहा है। तभी वो लड़की ध्यांश की तरफ घूम गई। ध्यांश जो कब से उसे देखने के लिए बेचैन था, उसका चेहरा न दिखने पर चिढ़ गया और उसने जैसे अपने कदम उसके तरफ बढ़ाए, उस लड़के ने अपनी नजरें उठाकर सामने देखा। ध्यांश जो कब से गुस्से में था, उसकी आंखें देख एकदम से शांत हो गया। फिर अपने आंखों में जुनून लिए बोला, वो नकाब लगाकर खुद को इश्क से महफूज समझते रहे। नादान इतना भी नहीं समझते कि इश्क चेहरे से नहीं, आंखों से शुरू होता है। कितना नशा है इन आंखों में, जिसमें डूब जाने को मन करता है। ध्यान उसके आंखों में कहीं खो गया था। पहली नजर में कैसे जादू कर दिया, तेरा मन बेटा है मेरा जिया। वो लड़की जब तक ध्यांश के आंखों से ओझल नहीं हुई, तब तक ध्यांश एक टक वहां देखता रहा। वो लड़के आगे चली जा रही थी, चली क्या चलते चलते भागे जा रही थी और खुद में बड़बड़ा रही थी, हे महादेव, बहुत देर हो गई है। अगर आज घर जाने में लेट हो गई ना, तो मामी जी तो हमारा कचुम्बर ही बना देगी। चल अदी, जल्दी चल। वो बोलते हुए जा रही थी कि तभी उसे एक लड़के की आवाज आई, अदी रुक, मैं भी आ रही हूँ। अदी उस लड़की को देख, अक्षु आप कब आई? अक्षु उसके पास जाते हुए, तुम्हारे जाने के बाद निकली थी घर से। अच्छा ठीक है, चल आज बहुत देर हो गई है हमें। दोनों भी अपने घर चले जाते हैं। ध्यान अभी भी उस लड़की के आंखों के बारे में सोच रहा था। तभी वहां राजेश आया और ध्यान से बोला, भाई चलिए घर, फिर ऑफिस भी तो जाना है और बड़ी माँ ने उन दोनों को कॉलेज छोड़ने के लिए कहा है। ध्यान राधे के बुलाने पर अपने ख्यालों से बाहर आया और बोला, हाँ चलो। आरुष, ध्यांश और राधे ध्रुविका और रावी को लेकर कॉलेज के लिए निकल गए और ध्रुति, काव्यांश, मीनाक्षी जी, अमर सिंह, राका, कावेरी, कृष और कायरा सब महल के लिए निकल गए। ध्यांश ध्रुविका और रावी के साथ पीछे की सीट पर बैठा था। रावी की चटर पटर चालू ही थी। ध्यांश का पूरा मन तो उस आंखों पर ही लगा हुआ था। ध्रुविका शांत से बैठी अपने भाई को देख रही थी। उसने ध्यांश को देखते हुए कहा, क्या हुआ भाई, आप कहाँ खो गए हैं? ध्रुवी की आवाज से ध्यांश का ध्यान टूटा और उसने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, कुछ नहीं बच्चा, सब ठीक है। वैसे मैं पूछना भूल गया, कल आप दोनों का दिन कैसा रहा? किसी ने परेशान तो नहीं किया ना? ध्यान के पूछने पर ध्रुविका कुछ बोलती, उससे पहले ही रावी बोल पड़ी, कॉलेज का पहला दिन और कोई परेशान ना हो, ऐसा हो सकता है क्या भाई? बस कुछ लड़के ध्रुवी को गाने के लिए कह रहे थे, तो हमने भी उन्हें अच्छा खासा गाना सुना दिया। रावी की बात सुन ध्रुविका ने अपने सर पर हाथ मारा और खुद से ही बोली, ये लड़की भी ना, इसके पेट में तो कुछ रहता ही नहीं। राधे भाई सच कहते हैं इसे, चटर पटर। रावी की बात सुन ध्यान ने ध्रुवी को देखा और बोला, बच्चा आपने हमें कुछ बताया क्यों नहीं? भाई हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते थे, बस इसलिए हमने नहीं बताया। ध्रुवी ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा, तो सबने अपना सर हिला दिया। ध्यान, राधे और आयुष ने एक दूसरे को देखा और अपना सर हिला दिया। ध्रुति और काव्यांश रास्ते में थे। आज गाड़ी खुद काव्यांश चला रहा था। ध्रुति उसके पास वाली सीट पर बैठी थी और काव्यांश को देख रही थी। काव्यांश उसे ऐसा देखता पाकर बोला, ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा तुमसे, दिल में छुपा लूंगा। ध्रुति ने शर्माते हुए उसकी नजरें सामने की और कर दी और बोली, आप ना सच में पागल होते जा रहे हैं। आपकी उम्र के साथ साथ आपका पागलपन भी बढ़ता जा रहा है। ध्रुति की बात सुन कावेश ने अपनी गाड़ी एक साइड रोक दी और उसके गर्दन को सूंघने लगता है। कावेश के ऐसा करने पर ध्रुति एकदम से कांप जाती है
और अपने हाथों की मुट्ठी में साड़ी को भरकर उसे कसकर पकड़ लिया। कावेश ने उसके गर्दन पर अपनी नाक से रब करते हुए कहा, जब से आप मिली हैं, इस दिल को एक सुकून सा मिला है। नहीं उम्र का पता है, नहीं जीने के दिन। पागल तो हम आपके प्यार में बचपन से थे। बस ख्याल आपके दूर जाने के बाद आया। बंधे हैं हम अब गहरे रिश्ते में। जो पाना था हमें वो पाके ही दम लिया। आज भी हमारे प्यार में सनक है। इस सन के इश्क की वजह हेतु जो नाज करना था वही कर गए, और हमारी ये मोहब्बत हमें आज भी इश्क का सन के कह गई। ये कहकर कावेश ने ध्रुति के गर्दन पर चूमना स्टार्ट कर दिया। ध्रुति की धड़कनें आज भी कावेश के एहसासों से जोरों से शोर करती थी। कावेश ने अपने एक हाथ को उसके कमर पर रखा और उसे सहलाने लगा। ध्रुति उसे रोकना चाहती थी, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी। उसे पता था अगर वो कावेश को रोकते हैं तो कावेश गुस्सा हो जाएगा, और कावेश का गुस्सा वो सह नहीं पाती। बहुत देर बाद जब कावेश ने ध्रुति को नहीं छोड़ा तो ध्रुति ने गहरी गहरी सांस लेते हुए बहुत हिम्मत करते हुए कावेश से कहा, प्लीज हुकुम साहब, रुक जाइए। हम ऐसे बीच सड़क पर अच्छा नहीं लगता। ध्रुति की बात सुन कावेश के पकड़ ध्रुति की कमर पर कस गई। ध्रुति ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, और काविश ने ध्रुति के गर्दन पर जोर से काट लिया और उसे छोड़ दिया। उसके चेहरे पर इस वक्त गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। काविश ने गाड़ी स्टार्ट की और फुल स्पीड में गाड़ी चलाने लगा। डीके कॉलेज। आरुष ने गाड़ी कॉलेज के गेट पर रोक दी। रावी और ध्रुविका उन तीनों को बाय बोलकर आगे बढ़ गई। ध्यान उन दोनों की जाते ही राधेश को देखा और एक डेविल स्माइल दी, जिसे देख राधेश भी गाड़ी से उतरकर उनके पीछे चला गया। दूसरी ओर अदी और अक्षु जल्दी जल्दी जा रही थी। अदी के चेहरे पर टेंशन साफ साफ नजर आ रही थी। वो बहुत घबरा रही थी। अक्षु ने उसे शांत कराते हुए कहा, अदी रिलैक्स, हम टाइम पर पहुंच जाएंगे। तुम इतना टेंशन क्यों लेती हो? अक्षु, तुम्हें पता है ना, अगर हम देर से पहुंचे तो क्या होगा? अदी ने थोड़ा डरते हुए कहा। वो दोनों जल्दी से घर पहुंच गए। अधी ने जैसे ही घर के चौखट पर कदम रखा, उसके ऊपर आकर कोई चीज गिर गई। अधी जब घर के चौखट पर कदम रखती है, उसके ऊपर एक बर्तन आकर गिरता है, लेकिन वक्त रहते अधी अपना हाथ आगे कर लेती है, जिससे वो बर्तन उसके हाथ पर लगकर एक जोरदार आवाज के साथ नीचे गिर जाता है। हाथ पर लगने के कारण अदी को बहुत दर्द होता है, लेकिन वह अपनी आंखों को और अपने होठों को भींच लेती है। तभी उसके कान में एक आवाज आती है, करम जली कहीं की, अपने माँ बाप को तो खा गई और अब मेरे पति और मुझे खाने चली है। रोज रोज मंदिर के नाम से पता नहीं कहाँ रंग रंग लिया मनाने जाती है। इतना टाइम लगता है मंदिर में। भगवान का भजन गाकर तुम्हारे भगवान तुम्हें किसी की रानी नहीं बनाने वाले हैं। तू कल भी मनहूस थी और आगे भी मनहूस रहेगी। अब वहां खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? घर का काम कौन करेगा? अभी जो ये पिछले 16 साल से सुनती आ रही है, उसे अब इन सब चीजों की जैसे आदत सी हो गई थी, लेकिन बेचारी अपने नर दिल को हर बार पत्थर बनाकर खुद को रोने से रोक लेती थी। उसने कुछ नहीं कहा और वहां से सीधा किचन में चली गई। तभी उस औरत को एक लड़के की आवाज आती है, माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ, देर हो रही है। वो औरत अधिक की मामी सुशीला देवी शाह बहुत घमंडी औरत है। इन्हें पैसों का लालच है। इनकी बेटी पिंकी शाह अपनी माँ की तरह ही इन्हें सुंदर दिखना और पूरा दिन मेकअप करके बैठना, यही सब पसंद है। दिखने में थोड़ा गोरा रंग, काली आंखें, कंधे तक आते बाल। ये अधी से बहुत जलती हैं। इन दोनों ने अधी को बस इसलिए अपने घर में रखा है ताकि इनका घर का सारा काम वो करे और उन्हें कोई काम न करना पड़े। डीके कॉलेज। राधे जब उनके पीछे गया तो उसने देखा ध्रुविका और रावी को कुछ लड़कों ने घेर लिया है। उसने थोड़ा आगे जाके देखा तो वो रावी से कुछ कह रहे थे।
वो लड़के रावी से, तो मिस म्यूजिक सिस्टम, कल तो आपने हमें बजा दिया, लेकिन कल गाना इतना अच्छा नहीं बजा, तो हमने सोचा क्यों ना आज हम आप लोगों को गाना सुनाएं। रावी उन्हें देख एकदम टशन से बोली, तुम गाना गाने के बाद अगर बहुत अच्छे सुर लगाना चाहते हो तो ठीक है, हम भी नहीं रोकेंगे। उन लोगों की बातें सुन ध्रुविका का बोली, देखिए आप हमारे भाई जैसे हैं, कल के लिए हम सॉरी बोलते हैं, प्लीज हमें जाने दीजिए। ध्रुविका की बात पर वो लड़के जोर जोर से हंसने लगे और बोले, देखो तो तुम्हारे दोस्त हमारे सामने गिड़गिड़ा रही है। रावी ने उन सबको घूर कर देखा और कहा, वो गिड़गिड़ा नहीं रही है, तुम्हें बचा रही है, समझे मेंढक। उन लड़कों में से एक लड़का आगे आया और बोला, चलो तुम गाना बोलो, हम ध्रुविका को देख बोला इनके साथ डांस करते हैं। ये कहते हुए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन वो ध्रुविका को छू भी पाता कि उससे पहले ही किसी ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। उस हाथ पर पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो लड़का दर्द से कहराने लगा। तभी उनके कान में किसी की भयानक आवाज आई, मेरी बहन को छूने की कोशिश भी मत करना, वरना यही खड़े खड़े तुम्हें जहन्नुम की सैर कराएंगे। वो लड़का फहराते हुए बोला, ये लड़के मेरा हाथ छोड़ दे, नहीं तो तुम्हें बहुत महंगा पड़ जाएगा। ध्यान उसकी बात सुन बोला, हम खुद ही इतने महंगे हैं कि हमसे महंगा हमें क्या ही पड़ेगा। वो लड़का अपने दोस्तों से, अब भी सालों देख क्या रहे हो, मारो इसे। वो सब लड़के एक साथ ध्यान को मारने के लिए आगे बढ़ गए, लेकिन वो सब उस तक पहुंच पाते उससे पहले ही सब जमीन पर पड़े कहरा रहे थे। आरुष और राधेश अपना हाथ झाड़ते हुए बोले, किसी की इतनी हिम्मत नहीं जो हमारे भाई को हाथ लगाए। ध्यान उस लड़के को घूरते हुए बोला, क्या बोला था तुमने, तुम्हें इसके साथ डांस करना है। ये कहते वक्त उसने ध्रुवी को अपने पास खड़ा कर दिया। ध्रुविका धीरे से बोली, भाई जाने दीजिए ना, वो लोग आगे से कुछ नहीं करेंगे, अगर पापा को पता चला तो आपको पता है वो बहुत गुस्सा करेंगे और हम नहीं चाहते हमारे कारण किसी की जान जाए। उसकी बात सुन रावी बोली, ध्रुवी अगर आप ऐसे ही करेंगे तो सब आपके अच्छे होने का फायदा उठाएंगे, आप इस बात को समझते क्यों नहीं। ध्रुविका उसकी बात सुन हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, आप सब है ना हमारे साथ, फिर हमें कैसे कुछ हो सकता है। उसकी बात पर आयुष, राधेश, रावी और ध्यान अपना सर हिला देते हैं। ध्यान उस लड़के को छोड़ देता है और बोलता है, आगे से ध्यान रखना, अगर किसी भी लड़के को परेशान किया ना तो सीधा ऊपर का टिकट काट लेंगे। वो लड़का ध्यान को घूरते हुए बोला, बात तो ऐसे कर रहा है जैसे कहीं की राजकुमारी है। उसकी बात पर सब हंसने लगे। तभी वहां कॉलेज का प्रिंसिपल आ गया और ध्यान को देख अपना सर झुकाकर बोला, प्रणाम युवराज, आप यहाँ ऐसे अचानक, सब ठीक है ना। ध्यान को इतनी इज्जत देता देख सब हक्के बक्के रह गए। ध्यान ने उसे देख कहा, प्रिंसिपल सर, आपसे तो हम नहीं पापा बात करेंगे, आपके कॉलेज में इतना कुछ होता है और आपका ध्यान नहीं, कहाँ है। ध्यान की बात सुन प्रिंसिपल के माथे पर पसीना आने लगा। उसने हकलाते हुए कहा, युवराज प्लीज आप हुकुम साहब को कुछ मत बताइए, हम अब से सब चीजों पर ध्यान देंगे, लेकिन हुकुम साहब को कुछ मत कहिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। प्रिंसिपल के मुंह से काव्यांश का नाम सुनकर सब कांप गए। अब तक वहां पूरा कॉलेज इकट्ठा हो गया था। जो लड़के ध्यान को अब तक कुछ नहीं समझ रहे थे, अब उसके सामने सब सर झुकाकर खड़े थे। ध्यान ने प्रिंसिपल को देख कहा, मैं तो उनसे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन बात उनकी राजकुमारी से जुड़ी है, तो अब तक उनके पास खबर पहुंच गई होगी।
दहेज की बात सुन प्रिंसिपल की हालत पतली हो गई थी। तभी सबको ध्रुविका की मीठी सी आवाज आई। प्रिंसिपल सर, आप डरिए मत। पापा से हम बात करेंगे। बस आप इन लड़कों से कहिए कि आगे से ऐसा कुछ मत करना जिससे आगे चलकर इन्हें ही तकलीफ हो। ध्रुविका की बात सुन सबने उसे देखा। हुकुम सा की बेटी होकर इतनी शांत कैसे? प्रिंसिपल ने ध्रुविका को देखा जो इस वक्त उसे किसी भगवान से कम नहीं लग रही थी। उन्होंने ध्रुविका का शुक्रिया किया और सब स्टूडेंट को वहां से भेज दिया। आरव जो साइड में खड़ा था ध्रुविका को देख हल्का सा मुस्कुरा दिया और वहां से अपने क्लास में चला गया। सबके जाने के बाद ध्यान ने ध्रुविका को देखा और उसे क्लास में जाने को कहा और वहां से ऑफिस चला गया। काव्यांश जब महल पहुंच गया, उसने कार का गेट जोर से खोला और उतने ही तेजी से बंद भी कर दिया, जिससे पूरी कार हिल गई। ध्रुति ने अपनी आंखें बंद की और बोली, चल ध्रुव, अब तुम्हारे इस एंग्री बर्ड को संभाल ले, नहीं तो आपकी खैर नहीं। ध्रुति कार से उतरकर महल के अंदर चली गई। काव्यांश ने अपने रूम में जाकर चेंज किया और जल्दी से नीचे आ गया। क्रुश और राका उसका ही इंतजार कर रहे थे। काव्यश जैसे ही नीचे आया वो तीनों वहां से चले गए। रात का वक्त सब खाना खाने के बाद अपने अपने कमरे में चले गए। आरुष, राधेश, रावी, ध्रुविका, ध्यांश सब मीनाक्षी जी के कमरे में चले गए। उन सबको आता देख मीनाक्षी जी बोली, तो अब आप सबको क्या जानना है? उनकी बात पर आरुष बोला, वाह दादी, आप तो ग्रेट हैं। आपको सब पता होता है ना? वैसे हम एक बात समझने आई, उस खुशहाल ने ऐसा क्यों कहा कि उसके पिता जिंदा नहीं है? आपने तो कहा था कि वो भाग गया था। मीनाक्षी जी उसकी बात पर मुस्कुरा दी तो सब उनके पास बैठ गए। तो मीनाक्षी जी ने आगे कहना शुरू कर दिया। उस दिन के बाद सब शांत हो गया था, पर कुछ महीने बीत जाने के बाद फ्लैशबैक। कुछ महीने बाद कावेरी की डिलीवरी हो गई थी। सब कुछ अच्छा होने के कारण द्रुति ने मंदिर जाने का फैसला लिया था। उसने राका को कावेरी के पास छोड़कर कायरा और वो मंदिर गए थे। मंदिर में दर्शन देने के बाद ध्रुति और कायरा घर के लिए निकल रहे थे। उनके साथ दो बॉडीगार्ड्स की गाड़ियां थी। जब वो खाली मैदान से जा रहे थे कि अचानक ही उनकी गाड़ियां एक झटके के साथ रुक गई। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में थे। आपको भी आगे की कहानी जाननी है ना? अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कहानी के अगले एपिसोड जैसे ही पब्लिश होंगे आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपका इंतजार भी खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।